हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सैनी और हमारा चैनल है ऑर्गेकेमी, जहाँ पर डिस्कस होते हैं कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हम बनाते हैं आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग और स्कोरिंग। इसी क्रम में हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे प्रीवियस क्लास से, वो है रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पार्ट और उसमें हमने ये कवर करा कि रेजोनेंस क्यों दिया गया, इसने किस किस चीज़ को एक्सप्लेन करा, ये सब हमने देखा इंट्रोडक्शन पार्ट में। आज हम इसका फर्दर नेक्स्ट पार्ट लेंगे, लेकिन उसके पहले एक ज़रा सा डिस्कशन हम करें कि अगर हमें रेजोनेंस को अच्छे से समझना है, हमारी रेजोनेंस पर अच्छे से कमांड बनानी है हमें, तो हमें क्या करना होगा, हमें उस रेजोनेंस के एक एक पॉइंट को टच करना होगा अच्छे से, और उन पॉइंट्स को हम इजीली टच कर सकें। इसके लिए हम रेजोनेंस को एक एक्सपेरिमेंटल वे में पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल वे का मतलब एक नया वे है जो हमने बनाया है ताकि इसको हम इजीली समझ सकें, और वो वे है हम पूरे के पूरे रेजोनेंस टॉपिक को टुकड़ों में पढ़ेंगे। टुकड़ों से मतलब है हम पूरे रेजोनेंस टॉपिक के पार्ट्स बना देंगे और हर एक पार्ट को कवर करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। इसके हमने 6 पार्ट्स बनाए हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकंड पार्ट इसका हम आज डिस्कस करेंगे, जो है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रेजोनेंस, जिसमें हम रेजोनेंस में इन्वॉल्व जो मेन पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में जानेंगे, समझेंगे। थर्ड जो हमने इसका पार्ट बनाया है वो है कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। हम कैसे पता करें किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, किस में नहीं है, वो क्या कंडीशन है जो रेजोनेंस के होने के लिए ज़रूरी है, इसके बारे में हम जानेंगे इसके थर्ड पार्ट में। फोर्थ जो पार्ट है वो है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी जानेंगे फोर्थ पार्ट में। अगर हमें एक ही कंपाउंड की डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दी हुई हों तो हम कैसे पता करें कि कौन सी स्ट्रक्चर स्टेबल है और कौन सी लेस स्टेबल है, फोर्थ पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। फिफ्थ पार्ट में हम लेंगे क्वालिटीज़ ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस होने से सिस्टम में क्या क्या क्वालिटियाँ डेवलप हो जाती हैं, ये हम पढ़ेंगे फिफ्थ पार्ट में। और सिक्स्थ और लास्ट पार्ट हम इसका पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसमें हमें 2 टाइप पढ़ने हैं। इस तरह से हम पूरे रेजोनेंस टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो हम आज स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रेजोनेंस। आज का हमारा टॉपिक है some important points about resonance. ओके, अब इसमें हमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं जो रेजोनेंस के लिए बहुत ही काम के हैं और हमारी हर जगह हेल्प करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, Resonance is a hypothetical concept. सबसे पहला जो पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए रेजोनेंस के बारे में, वो ये है कि ये जो रेजोनेंस कंसेप्ट है ये पूरा का पूरा कैसा है, हाइपोथेटिकल है, एक मन घड़ंत कहानी है। प्रैक्टिकली इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आज तक ये कभी नहीं देखा गया है कि रेजोनेंस एक्चुअल में कैसे हो रहा है या किस सिस्टम में हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। प्रैक्टिकली इसे कभी ऑब्जर्व नहीं करा गया। एक थ्योरी है जो हमने बनाई है चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो पहली चीज़ हम ध्यान रखेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट कैसा इफेक्ट है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ओके, सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है भैया, सेकंड पॉइंट ये है बच्चों
कि किस टाइप का इफेक्ट होता है रेजोनेंस इफेक्ट। अगर हमें रेजोनेंस इफेक्ट को क्लासिफाई करना हो तो किस टाइप का इफेक्ट है ये, तो हम जानते हैं ये परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। याद आया, स्टार्टिंग में हमने दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखे थे, परमानेंट और टेम्परेरी। और परमानेंट में हमने तीन बताए थे, इंडक्टिव, रेजोनेंस और मीजोमेरिक एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। इंडक्टिव ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम रेजोनेंस कर रहे हैं। तो रेजोनेंस किस टाइप का इफेक्ट है, रेजोनेंस किस टाइप का इफेक्ट है, इट इज अ परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। यस और नो, ये हमें पता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगला जो पॉइंट है इसका वो है, ये तो हम समझ चुके कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, कौन से इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस्ड होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में हमने कहा था सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट था। अगर हम कह रहे हैं रेजोनेंस भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, तो किस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस्ड होते होंगे। यस, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड होते हैं वो होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। इट इज अ डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड होते हैं, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब किस तरह से डिस्प्लेस्ड होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। हमने कहा इंडक्टिव में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड होते हैं वो पार्शियली डिस्प्लेस्ड होते हैं। पार्शियली का मतलब एक एटम से दूर हो जाते हैं और दूसरे एटम के पास आ जाते हैं, लेकिन रहते दोनों के बीच में है, परमानेंटली नहीं जाते। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है थ्रू रेजोनेंस, वो होता है कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट। कंप्लीट का मतलब एक एटम से हमेशा के लिए चले जाएंगे और दूसरे एटम के पॉकेट में आ जाएंगे, इस तरह का डिस्प्लेसमेंट होता है कंप्लीट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें जो आना चाहिए वो ये है, इन रेजोनेंस डिस्प्लेस कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट, कंप्लीट शिफ्टिंग लिख दें, ज्यादा बढ़िया है, कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। पाई इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट शिफ्टिंग होती है रेजोनेंस में। चलिए ये पॉइंट आपको क्लियर है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो रेजोनेंस होता है उस रेजोनेंस में और क्या क्या खासियतें होती हैं और कौन कौन से पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, रेजोनेंस जब भी होगा, रेजोनेंस जब भी होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड होते हैं। डीलोकेलाइज्ड का मतलब क्या है, देखो दो टर्म आती है, एक तो होता है लोकेलाइज्ड, एक होता है डीलोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड का मतलब है जिस पोजीशन पे है हमेशा उसी पोजीशन पे मेंटेन रहता है, जिस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रखा है हमेशा उसी पोजीशन में रहेगा, उसे कहते हैं लोकेलाइज्ड। और डीलोकेलाइज्ड कौन सा है, जिस पोजीशन पे था वहां से किसी दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट हो गया। अगर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट हो रहा है देन हम उस टर्म के लिए यूज करेंगे डीलोकेलाइजेशन। और चूंकि यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो रहे हैं इसलिए हम कहेंगे यहां पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। यानी रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होता है। ध्यान रखिएगा, जहां भी इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन दिख जाए इट मींस रेजोनेंस है, और जहां भी रेजोनेंस है इट मींस वहां डीलोकेलाइजेशन होगा। ये दोनों टर्म्स एक साथ रिलेट करती हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे, रेजोनेंस इन्वॉल्व delocalization of
पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर। ध्यान रखिएगा यहां पर लोन पेयर का भी डिलोकलाइजेशन होता है रेजोनेंस में और पाई इलेक्ट्रॉन्स का भी होता है, दोनों का डिलोकलाइजेशन होता है थ्रू रेजोनेंस। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, डिलोकलाइजेशन। और डिलोकलाइजेशन कौन से इलेक्ट्रॉन्स का होता है, या तो पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड हो रहे होंगे या फिर लोन पेयर डिलोकलाइज्ड हो रहा होगा। क्लियर है, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखें। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, माना किसी सिस्टम में रेजोनेंस है, हमने ये डिसाइड कर लिया, हमने ये चेक कर लिया कि उसमें रेजोनेंस है। अब उस रेजोनेंस के होने की वजह से वहां पर क्या चेंज आएंगे, तो कहते हैं जब भी किसी सिस्टम में रेजोनेंस होगा तो वो सिस्टम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स में होल्ड करता है, उसकी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होती हैं जो कि रेजोनेंस के थ्रू बनती हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स बन रही हैं थ्रू रेजोनेंस, इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं रेजोनेंस के थ्रू, इनका क्या क्या नाम है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो नेक्स्ट पॉइंट हम ये बना सकते हैं क्या, थ्रू द रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स एंड कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर ऑब्टेन। क्लियर है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, थ्रू द रेजोनेंस resonating structures, contributing structures और canonical structures are produced। जब भी किसी सिस्टम में रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस के थ्रू कुछ स्ट्रक्चर्स बनेगी और उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक। अब हमने कहा कि रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, तो रेजोनेंस के थ्रू जो स्ट्रक्चर्स बनेंगी वो भी कैसी होंगी, हाइपोथेटिकल होंगी, उनका भी कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, वो भी हाइपोथेटिकल है और इमेजिनरी है, काल्पनिक होंगी, वास्तविकता में इनका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स बनेंगी रेजोनेंस के थ्रू, चूंकि रेजोनेंस खुद एक मनगढ़ंत कहानी है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर्स भी कैसी होंगी, मनगढ़ंत। यानी नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बना सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी है। क्लियर है ये पॉइंट। रेजोनेंस जब भी किसी सिस्टम में होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसी होती हैं, हाइपोथेटिकल होती है, काल्पनिक होती हैं, इनका प्रैक्टिकली कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। यहां तक के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी हम यहीं से निकालेंगे, इन्हीं सब चीजों से। देखिए हमने कहा रेजोनेंस जब भी किसी सिस्टम में होगा तो कुछ स्ट्रक्चर्स बनेंगी जिन्हें हमने कहा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और ये कहा कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये हाइपोथेटिकल है। लास्ट हमने ये कहा। अब कहते हैं कि अगर हम जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें मिल रही हैं उन्हें मिक्स कर दें, जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही है किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए,
अगर हम उन सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिला दें तो एक कॉमन स्ट्रक्चर निकल के आएगी और उस कॉमन स्ट्रक्चर को कहा जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। मैं रिपीट करता हूं, सारी की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को जब हम मिक्स कर देते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? थ्रू द मिक्सिंग ऑफ all resonating structures resonance hybrid structure is obtained। सारी की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को जब हम मिला देंगे तो हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगी जिसे हम कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है इसको इन शॉर्ट में हम लिखेंगे RS। शॉर्ट में बार बार इतना बड़ा नाम नहीं लिखना पड़े, इसको हम RS लिख देंगे, RH लिख देंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है जब सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिक्स किया जाता है। और ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनी है यही उस पर्टिकुलर कंपाउंड के सारी की सारी प्रॉपर्टियां एक्सप्लेन करती हैं। हमने कहा था रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि किसी कंपाउंड की एक स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टियां एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स मिलके उसकी सारी प्रॉपर्टियां एक्सप्लेन कर रही थी, और इन एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स को जो सारी प्रॉपर्टियां एक्सप्लेन कर रही थी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहा है। और इन सबको मिलाकर जो एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो है रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये रेजोनेंस हाइब्रिड सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा है उस कंपाउंड की। ये अकेला कर रहा है, वो अलग अलग मिलके कर रही थी पर ये अकेला कर रहा है। तो ये जो अकेले स्ट्रक्चर हमें मिल रही है यही उस पर्टिकुलर कंपाउंड की रियल और ट्रू स्ट्रक्चर मानी जाती है। एक्चुअल में कहते हैं कंपाउंड इस फॉर्म में होल्ड कर रहा होगा, ये उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ रियल और ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी स्ट्रक्चर होती है? वो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है। ध्यान रखिएगा, हमसे पूछ ले कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कौन सी स्ट्रक्चर होगी जो कंपाउंड की एक्चुअल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है, तो हम कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब अगला पॉइंट सुनिए। हमने कहा रेजोनेंस होता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिला दे तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है, रेजोनेंस हाइब्रिड रियल स्ट्रक्चर है। अब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं, जो रेजोनेटिंग उनके बारे में थोड़ा और जाने अपन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होती हैं एक कंपाउंड की, उनमें अरेंजमेंट ऑफ एटम सेम रहता है। किसी भी कंपाउंड की जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं उनमें अरेंजमेंट ऑफ एटम हमेशा सेम रहता है। एटम ऑफ अरेंजमेंट चेंज नहीं होती है, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट होती है वो चेंज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अरेंजमेंट ऑफ एटम सेम रहती है लेकिन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होती है। यानी अगर हमें दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस बताना है कि भैया इनमें डिफरेंस क्या है, तो हम कह देंगे देयर आर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफर। वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट डिफर होगी। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यही, हम कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स
ज़्यादा अच्छा कहें, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अरेंजमेंट ऑफ एटम्स रिमेन सेम। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स रिमेन सेम, ये तो सेम है, तो फिर डिफर क्या है? सेम। दीज डिफर with respect to arrangement of electrons, और ज्यादा बढ़िया कहें तो पाई इलेक्ट्रॉन्स। यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आइडेंटिकल होगी, सेम होगी, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी? वो डिफर होगी। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा डिफर होगी। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी रेजोनेंस होगा सिस्टम में, जब भी सिस्टम में रेजोनेंस होगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, तो सारी की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगी। कहीं भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्टेट रूल डिसओबे नहीं होगा, हमेशा ऑक्टेट रूल फॉलो होगा। तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट फॉलो ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं। इसका मतलब क्या है सर? ऑक्टेट रूल को फॉलो करने से हमारा क्या मतलब है? इट मीन्स कार्बन एटम नेवर पेंटावेलेंट, कार्बन एटम कभी भी पेंटावेलेंट नहीं हो सकता। नाइट्रोजन एटम नेवर वैलेंट नहीं हो सकता, और ऑक्सीजन एटम नेवर टेट्रावैलेंट, ये टेट्रावैलेंट नहीं हो सकता। ये मतलब है ऑक्टेट रूल फॉलो करने का। और जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी हमेशा ध्यान रखिएगा ऑक्टेट रूल फॉलो होगा। इट मीन्स कार्बन एटम पेंटावेलेंट नहीं हो सकता कभी भी थ्रू रेजोनेंस, नाइट्रोजन एटम कभी भी पेंटावेलेंट नहीं हो सकता थ्रू रेजोनेंस, और ऑक्सीजन एटम कभी भी टेट्रावेलेंट नहीं हो सकता थ्रू रेजोनेंस। ये है सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें अबाउट रेजोनेंस। हर एक लाइन का अपना इंपॉर्टेंस है, हर एक लाइन एक्चुअल में एक क्वेश्चन का आंसर है, इसलिए हर एक लाइन का मतलब हमें समझ में आना चाहिए। एक और चीज़ मैं बता देता हूं यहाँ पर लास्ट। रेजोनेंस जो है एक इंट्रामोलिक्यूलर प्रोसेस है। इंट्रामोलिक्यूलर प्रोसेस से हमारा क्या मतलब है? देखो, दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है इंटरमोलिक्यूलर और एक होता है इंट्रामोलिक्यूलर। इंटर और इंट्रा में डिफरेंस क्या है? इंटर और इंट्रा, इंटर का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें दो स्पीसीज इन्वॉल्व होती हैं। हो सकता है दोनों एक जैसी हो सकता है दोनों डिफरेंट हो। अगर दो स्पीसीज के बीच में कोई प्रोसेस हो रहा है, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में कोई प्रोसेस हो रहा है, देन हम उसे कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर प्रोसेस। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि जो भी कोई प्रोसेस हो रहा है वो एक ही स्पीसीज के बीच में हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में परफॉर्म हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हो रहा है, तो इसको कहा जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर। और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट पार्ट्स में हो रहा है तो उसे कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर।
इज दैट क्लियर? रेजोनेंस कैसा प्रोसेस है? इंट्रामोलिक्यूलर। इसका मतलब एक ही मॉलिक्यूल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हो रहा होगा। रेजोनेंस में एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है और उसी मॉलिक्यूल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में रेजोनेंस हो रहा होता है। डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट नहीं करते। तो नेक्स्ट पॉइंट आप ये भी ध्यान रखिएगा, ऑल्दो पूछा कम जाता है पर फिर भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को बताएं तो अपना इंप्रेशन आए। रेजोनेंस is a intramolecular process. Intramolecular process. ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, एक चीज और ले लेते हैं, चलते चलते आगे डिस्कस करेंगे, इससे अच्छा यहीं पे कर लें। महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। जब भी रेजोनेंस होगा किसी सिस्टम में, जब भी रेजोनेंस होगा किसी सिस्टम में, तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, क्योंकि रेजोनेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यस और नो? तो जब भी रेजोनेंस होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। अब हमें मालूम होना चाहिए कि जो शिफ्टिंग की डायरेक्शन है वो क्या होगी। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की जब शिफ्टिंग की हमने बात करी थी थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, हमने कहा था सिग्मा इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर शिफ्ट होते हैं। जब भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होगा किधर होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर। यही चीज हमें यहां भी ध्यान रखनी है। अगर रेजोनेंस के थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो उनकी डायरेक्शन भी क्या होगी? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पाई इलेक्ट्रॉन्स का भी जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर ही होगा। ध्यान रखिएगा, जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे होंगे उस समय ये चीज हमारे बहुत काम आएगी। हमें पता होना चाहिए कि हमें अगर पाई इलेक्ट्रॉन को यहां से हिलाना है तो किधर हिलाना है। क्लियर? तो हम लिख देते हैं इसको भी। इन रेजोनेंस पाई इलेक्ट्रॉन्स shift towards more electronegative atom, more electronegative atom की ओर शिफ्ट करवाएंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात सुन लो चलते चलते, कि जिस भी सिस्टम में रेजोनेंस हो रहा है, जिस भी सिस्टम में रेजोनेंस हो रहा है वो सिस्टम प्लेनर होना चाहिए। सिस्टम मस्ट बी प्लेनर फॉर रेजोनेंस। अगर किसी सिस्टम में रेजोनेंस हो रहा है तो वो सिस्टम प्लेनर होगा, तभी उसमें रेजोनेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। तो हम एक चीज और लिख देंगे लास्ट, फॉर रेजोनेंस। वैसे तो इसको कंडीशन में भी लिख सकते थे अपन, कंडीशन फॉर रेजोनेंस में, पर यही कर लेते हैं। फॉर रेजोनेंस सिस्टम मस्ट बी प्लेनर। सिस्टम प्लेनर होना चाहिए। अगर पूरे मॉलिक्यूल में हो रहा है देन पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। मॉलिक्यूल के किसी पार्ट में हो रहा है वो पार्ट प्लेनर होना चाहिए। अगर पार्ट में हो रहा है तो सिस्टम हमारा पार्ट हो गया, पूरे मॉलिक्यूल में हो रहा है तो सिस्टम हमारा पूरा मॉलिक्यूल हो गया। तो जो भी कोई सिस्टम हो, मे बी अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल और मे बी अ कंप्लीट मॉलिक्यूल, दोनों ही केस में रेजोनेंस होगा तब जब वो सिस्टम कैसा हो? प्लेनर हो। सिस्टम प्लेनर हो तभी रेजोनेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं अगर हमें रेजोनेंस को अच्छे से समझना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इन सारे पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा इन पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट है जिसमें आपको डाउट है या कौन सा पॉइंट है जो अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है। जो भी क्यूरीज हो हमें बताइएगा, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आल्दो हमने आराम से समझाया है, कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए नहीं, फिर भी अगर होती है तो आप हमें बताइएगा। ओके,
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। तब तक इन्हें अच्छे से समझिए। ओके, बाय।